नमस्कार। अ, जय भीम, जय संविधान। सबको प्रणाम। मैं हूँ गोविंद यादव उर्फ सब्जी, और गोविंद सर ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। इसका नाम बदल चुका है और ये हो गया है जीवीएस लाइव, यानी गोविंद सर लाइव। तो जीवीएस लाइव में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप इसको फॉलो करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें और अगर कोई बातें हमारे असहज है या आपको लगता है कि गलत है तो आप कमेंट करें। और ये मेरा खुद का पर्सनल विचार है, इसमें किसी का कोई किसी चीज़ से पहलू से लेना देना नहीं है। चलिए, आज जो मामला है, जैसा कि आपने लोगों में देख रखा होगा कि डॉक्टर रोहड़ी वर्सेज बहन जी और वर्सेज चंद्रशेखर रावण वर्सेज अम्बेडकरवादी और वर्सेज मनोहर कांचीराम साहब जी। तो सबसे पहले ये बात ये है कि हम अ, ये जो विवाद हो रहा है, इसमें किसका लाभ है, किसका हानि है। सोचिए, बसपा किसी ने बनाया, ठीक है, वो कैसे भी उसको वारिस बना या जो भी बना, लेकिन वर्तमान समय में अगर समझिए कि अगर बीच विवाद होता है तो बसपा के साथ जुड़े हुए उन तमाम लोगों को जिन्होंने पार्टी के लिए अभी तक लड़ा है, काम करते हैं, उनका क्या होता है, उनकी भावनाओं को क्या ठेस नहीं पहुंचती है। तो इन्हीं सब बातों के लेके आज चर्चा हम करेंगे कि डॉक्टर रोहरी ने क्या आरोप लगाया है चंद्रशेखर रावण जी पर, जो कि भीम आर्मी के चीफ हैं और वर्तमान में नगीना से अपने एएसपी से उम्मीदवार होके खुद के दम पे जीते थे और 5 लाख वोट, लगभग 5 लाख से ज़्यादा वोट उनको मिला था। तो चलिए, क्या हुआ था पूरा मामला, और बहन जी के बारे में हम थोड़ा डिटेल निकाले हैं और इस पे हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर में बहन जी ने ऐसा क्या हुआ या कैसे ये मामला है। तो फिलहाल हम बात करते हैं, शुरू करते हैं डॉक्टर रोहरी घावरी, जो कि देखिए, डॉक्टर रोहरी घावरी जो कहाँ की रहने वाली हैं और इनका चंद्रशेखर रावण जी से क्या कनेक्शन हुआ और किसकी बेटी है, इनके माता जी क्या काम करती हैं और बहन जी से इनका क्या संबंध हो गया। तो देखिए, तो सबसे पहले यह मामला जो है भीम आर्मी चीफ और नगीना से सांसद चंद्रशेखर रावण और डॉक्टर रोहड़ी घावरी के बीच उपदे विवाद से संबंधित है। तो चलिए, डॉक्टर रोहड़ी जो है वो रोहड़ी घावरी उनका नाम है, मध्य प्रदेश के इंदौर के मूल निवासी है और वाल्मीकि समुदाय से ताल्लुक रखती हैं। वह एक पीएचडी स्कॉलर है, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में पीएचडी है। वह फिलहाल स्विट्जरलैंड में रहती हैं और काम करती हैं। वह अपन पहले संयुक्त राष्ट्र के मंचों पर भी बोल चुकी हैं, जहां जय श्री राम से भाषण शुरू करने के लिए वो चर्चा में आई थी। डॉक्टर रोहड़ी घावरी चंद्रशेखर रावण पर मुख्य आरोप। डॉक्टर रोहड़ी घावरी ने चंद्रशेखर आजाद रावण पर व्यक्तिगत और राजनीतिक दोनों तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं। तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि उन्होंने सोशल मीडिया एक्स के द्वारा क्या, ये कोर्ट का अलग मामला है। कई लोग कह रहे हैं कि यार कोर्ट जो तय करेगा, ठीक है, कोर्ट तय करेगा, लेकिन जो आरोप लगाया है इनके द्वारा, उन जो कि ट्विटर जो है आपका एक्स है, उस पर इन्होंने लिखा, उन्हीं की बातों को मैं वहीं से लेकर आया हूँ। इसमें मेरी कोई कथी बातें नहीं है। तो डॉक्टर रोहरी घावरी जो है, उन्होंने व्यक्तिगत भी आरोप लगाया है चंद्रशेखर रावण जी पे, यौन शोषण और भावनात्मक। उन्होंने बोला है कि यौन शोषण हमारे साथ हुआ है, चंद्रशेखर रावण जी ने किया है, और भावनात्मक शारीरिक शोषण भी हुआ है। रोहड़ी का दावा है कि वह और चंद्रशेखर आजाद लगभग 3 साल तक रिश्ते में थे। उन्होंने आरोप लगाया कि चंद्रशेखर ने शादी का झांसा देकर उनका और कई अन्य लड़कियों का यौन और भावनात्मक शोषण किया। धोखाधड़ी का भी आरोप लगाया है। रोहड़ी का आरोप है कि चंद्रशेखर ने खुद को अविवाहित बताया, जबकि वह पहले से शादीशुदा थे। उन्होंने इन आरोपों को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग में शिकायत भी दर्ज कराई है और मामले को कोर्ट तक ले जाने की बात भी कही है। राजनीतिक मायावती और कांसीराम से जुड़े उनके जो आरोप है, रोहड़ी घावरी ने सोशल मीडिया पर कुछ ऑडियो क्लिप जारी करने का दावा किया है, जिसमें कथित तौर पर चंद्रशेखर रावण की आवाज है। उनके अनुसार इस ऑडियो में चंद्रशेखर ने बहन जी के प्रति गंदी सोच व्यक्त की और बहुजन आंदोलन को खत्म करने की साजिश की बात कही है। ऑडियो में कांसीराम मायावती के बारे में कथित बातें। रोहड़ी का दावा है कि चंद्रशेखर ने उनसे बातचीत में कहा था कि बहन जी कांसीराम
साहब को ब्लैकमेल करती थी। मायावती उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के लिए कांसीराम पे दबाव बनाती थी। मायावती उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के लिए मान्यवर कांसीराम पे दबाव बनाती थी। आकाश आनंद के पिता ने कांसीराम साहब के आकाश आनंद के पिता ने जो है आकाश आनंद के पिता ने कांसीराम साहब के सिर पर बंदूक रखी थी। और ये सबसे बड़ी बात है। देखिए आकाश आनंद कौन है? इनके जो भाई है ना, बहन जी के जो एक भाई है, बहन जी जानते हैं को भाई बहन है, 9 भाई बहन है। बहन कुमारी मायावती जो है 8 भाई बहन है और एक 9वां वो है। तो उन्हीं का उनका एक भाई है, उनका नाम रहता है आनंद, है ना। उनके बारे में भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो आनंद जो है, तो उनका आनंद जी के जो लड़के हैं उनका नाम है आकाश आनंद, जो कि अभी वर्तमान समय में अच्छे पदों पे वो विराजमान नए लड़के हैं। तो उन्होंने रोहड़ी ने कहा है कि आकाश आनंद के पिता ने कांसीराम साहब के सिर पे बंदूक रखी थी। रोहड़ी ने चंद्रशेखर पर बसपा संस्थापक कांसीराम मायावती के रिश्ते पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया है। तो रोहड़ी के अनुसार रावण ने ऑडियो में बहन जी के बारे में क्या कहा, जैसा कि ऊपर बताया गया है। रोहड़ी जो हमने बातें कही है, रोहड़ी का दावा है कि चंद्रशेखर ने मायावती पर कांसीराम को ब्लैक करने और उन पर दबाव बनाने की जैसी आपत्तिजनक बातें कही। हालांकि चंद्रशेखर आजाद ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है और कहा है कि वह कोर्ट में जवाब देंगे। उनके समर्थकों ने रोहड़ी पर एआई से फर्जी ऑडियो बनाकर शेयर करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है कि जो भी ऑडियो इन्होंने फैलाया है रोहड़ी के द्वारा वो एआई द्वारा निर्मित है। तो ऐसे चंद्रशेखर रावण के उनके समर्थकों ने कहा है और कोर्ट में हम जवाब देंगे। तो क्या बहन जी ने कांसीराम के सीने पर गोली रखकर अपना वारिस बनाया? रोहड़ी ने चंद्रशेखर के कथित ऑडियो के हवाले से यह आरोप लगाया कि मायावती ने गोली रखकर वारिस बनाया। उन्होंने आरोप लगाया कि ऑडियो में यह कहा गया है कि आकाश आनंद के पिता ने कांसीराम साहब के सिर पर बंदूक रखी थी और मायावती ब्लैकमेल करती थी, दबाव बनाती थी। क्या रोहड़ी चंद्रशेखर से शादी करना चाहती हैं या वारिसनामा होना चाहती, ये तो बड़ी बात है। तो रोहड़ी ने आरोप लगाया कि चंद्रशेखर ने उनसे शादी का झांसा दिया था, जिसके बाद उनके बीच संबंध बने थे। उनके आरोपों का सार यह है कि उन्हें प्यार और शादी के नाम पे धोखा दिया गया और शोषण किया गया। उनका यह भी दावा है कि चंद्रशेखर ने बहुजन आंदोलन के नेतृत्व पर सवाल उठाया, इसलिए उन्होंने सच्चाई सामने लाने के बीड़ा उठाया। उनका मकसद चंद्रशेखर को बेनकाब करना और खुद को साथ हुई नाइंसाफी के लिए इंसाफ पाना था। तो आइए हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये तो आरोप लगाए गए हैं। अभी चंद्रशेखर जी कोर्ट में उसका जवाब देंगे, लेकिन मामला ये पूरा अभी देखिए। तो अभी क्या है, ठीक है, आप लोग के बीच बहन जी के बीच विवाद है, बहन जी और मान्यवर कांसीराम के बीच कोई वारिसनामा है या जो भी तय हुआ है, और डॉक्टर रोहड़ी और चंद्रशेखर रावण के बीच है। तो यार दलित समाज, बाकी जो लोग, हम लोग या जो भी है, जो भीम आर्मी के लिए काम करे या जो भी कार्यकर्ता रहे, वो क्या सोच रहे हैं यार कि अभी चुनाव आने वाला है, सब पार्टी अपना बिगुल बना रही है। बताइए, ठीक है, उनका एक वो अपना बंटवारा कर ले, बहन जी जिससे मन करे उनका कर ले, लेकिन यार ये पार्टी को बनाने में कितने लोगों ने बलिदानी दिए, कार्यकर्ताओं ने बलिदान दिया है। अब देखिए, हरिजन या दलित समाज जो है, इस मामले को लेकर गहरा ध्रुवीकरण देखने को मिला है। जी हाँ, बिल्कुल। हाँ, यही नहीं समझ में आ रहा आप किस झंडे तले हम लोग या जो दलित समाज है वो खड़ा रहे, हरिजन समाज। तो चंद्रशेखर रावण के समर्थक रोहिणी के आरोपों को राजनीतिक साजिश, खासकर भाजपा द्वारा प्रायोजित और उन्हें बदनाम करने की कोशिश के रूप में देख रहे हैं। कुछ लोग जो है इसे दलित के नेतृत्व को कमजोर करने की साजिश बता रहे हैं। वही कुछ लोग, खासकर महिलाओं के अधिकार कार्यकर्ता, रोहिणी के आरोपों को गंभीर मानते हुए उनके सहानुभूति रख रहे हैं और नेतृत्व में जवाबदेही की मांग करते हैं। कांसीराम और मायावती पर लगे आरोपों को बहुजन मूवमेंट के समर्थक साजिश मानते हैं और इसका उद्देश्य बसपा और आजाद समाज पार्टी के बीच फूट डालना समझते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं, तो देखिए ठीक है, ये सारी चीजें हो रही हैं या झगड़ा विवाद जो भी है, तो इससे होता क्या है, ये झगड़ा अगर हो रहा है, ठीक है, बातें तो आ रही हैं, तो इसमें कुछ हमारे पास रोड़ी के, मैंने एक्स पे भी जाके वो ऑडियो हमारे पास है, मैं यहाँ से प्ले भी करता हूँ, आप सुनिएगा कि ये कह रहे हैं और ये वीडियो ऑडियो है कौन। मैं करा लूंगी, मैं, मेरा कमिटमेंट है, वो मुझे कैसे घुसना है, मैं सच में करा दूंगी और
और अगर आपने उसके उसके बाद मुंह वो करा ना, मुंह फेरा ना, मैं सच में करा लूंगी। मेरा कमिटमेंट है। वो मुझे कैसे घुसना है, कैसे बात करनी है, वो छोड़ दो। जब कमलनाथ जी के पास ले आके बिठा सकते हो ना, भाई प्रयास करना, मैं तुझे कहना जाऊंगा ना मिलने, पक्का जाऊंगा। और ये सीक्रेट मीटिंग होगी, हम तक रहेगी ये बात, ठीक है? चिल्ला चिल्ला बता रहे तुम ना सबको, जो सारे दुश्मन एक्टिव हो जाए पहले, है ना, और वो पहले उस औरत के दिमाग में भर दे वो सारी चीजें जाके। मैंने साइलेंट हो गई, साइलेंट हो। अगर वो आपसे बोलेंगे कि अपनी पार्टी विलय कर दो, तो क्या करोगे? मैं कहूंगा उत्तराधिकारी मुझे बना दो, कर दूंगा। नहीं, उत्तराधिकारी वही बना रहे, कुछ और पद नहीं, क्या दे सकते हैं इसके अलावा मुझे? राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दे। तू बता, राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तराधिकारी अलग अलग हो गया। एक ही होता है। बसपा में तो वही उत्तराधिकारी है, वही राष्ट्रीय अध्यक्ष। ठीक है, राष्ट्रीय अध्यक्ष कदम तो बना देना मुझे, वैष्णव राज्य, क्योंकि इससे हमारे समाज का बहुत भला होने वाला है अगर आप दोनों मिल गए तो। सच बता रही हूँ मैं, हमको ना ये दो कौड़ियों के पास जाना नहीं पड़ेगा, और ये आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन फैसला होगा, और महापुरुष भी आपको इसके लिए आशीर्वाद देंगे, क्योंकि ना बंटवारे से हमको कुछ नहीं मिल रहा है। सुनो सुनो, बहुत अपमानित किया उन्होंने मुझे, बुला बुला के भूल जाओ, पर्सनल सब भूल जाओ। इस दो वोट, एक मिनट सुन लेना पहले, इसमें दो वोट नहीं है, ठीक है? अभी लंका लगा देगा सबकी। आप देख तो भी कह रही है ना कि भाई ठीक है, ऐसा कर लो, बंटवारा बंटवारा। पहले तो मुझसे कहते थे दो वोट नहीं है, इसमें ये नहीं है, वो नहीं है। लंका लगा देता एक बार में राजस्थान में। अभी समझती है ना, मानती है ना, दम है मेरे अंदर। क्या कहते थे पहले तो, इस पर दो वोट नहीं तो प्रधान बन जाता सकता, ये कहते थे ना। इतना तो साबित कर दिया ना कि आज तू भी मान ले कि राष्ट्रपति बना दे। इतना 3 साल में पैदा कर दिया ना, कोई मायावती को इस तरह टक्कर नहीं दे पाया ना बेटा। तो ये अभी तुझे हल्की लगी है बात, लेकिन एक कड़वी बात है कि अभी तक पिछले 30 सालों में मायावती को टक्कर नहीं दे पाया इस तरह से, जिसने उसको मजबूर कर दिया उत्तराधिकारी बनाने में। तो ये बता, उसकी वाइफ भी आ रही है, मैंने सुना राजनीति में। अच्छी बात है, आना चाहिए। इंटेलिजेंट लेडी है, डॉक्टर है, यंग है, और वैसे भी भाजपा बसपा में महिलाएं हैं कहाँ चर्चित चेहरे, तो चाहिए भी तो। एक बात बताऊं मैं तुझे, मैंने तुझे बहुत दिन पहले एक बात बताई थी मायावती की, जो उसने साहब के साथ किया। और तू मेरी बात लिख के रख ले, वो समय आ गया कि मायावती के साथ वो होगा। बोलिए तो फिर मेरी बात को इग्नोर कर देना, नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, मैं तुझे लिख के देता हूँ। ये परिवार ना मायावती को वहीं ले आया घुटनों पे, और मैं लिख के देता हूँ। वो सोचता है मायावती से जबरदस्ती करवा रही है, उनकी हैसियत नहीं थी, ठीक है? मायावती ने उत्तराधिकारी का पद काशीराम साहब को ब्लैकमेल करके लिया। उसके भाई ने साहब की छाती पे पिस्टल रखा, ठीक है? मायावती ने बात कही कि मैं समाज में जाके कहूंगी कि काशीराम ने मेरा रेप किया। मायावती ने निजी स्वार्थ में सब चीजें की, इसके भाइयों ने इसका साथ दिया, इसी भाई ने साथ दिया, इसलिए भाई प्यारा है, इसलिए इस भाई के बच्चे प्यारे हैं। चलिए, तो ये था चंद्रशेखर रावण की, जो कि दावा किया जा रहा है कि डॉक्टर रोहिणी जो है चंद्रशेखर रावण के बीच का ये बात है, लेकिन जो चंद्रशेखर रावण और बसपा के जो कार्यकर्ता हैं वो नहीं मानने के लिए तैयार है, कि कह रहे हैं AI द्वारा निर्मित बातें हैं। तो चलिए, सबसे बड़ी बात ये है कि क्या बहन जी ने माननीय काशीराम जी को ब्लैकमेल किया था, और 8 भाई बहन हैं। अब मायावती खुद 9वीं भाई बहन है, 9 भाई बहन है, 9वीं उनका स्थान है, जिसमें 8 उनके भाई बहन हैं। तो चलिए, तो इससे ठीक है, ये विवाद तो हो रहा है। तो क्या डॉक्टर रोहिणी जो है चंद्रशेखर रावण को ब्लैकमेल कर रही हैं? चंद्रशेखर रावण को ब्लैकमेल करके वो अपना वजूद बनाना चाह रही हैं? अभी तक एक्स के रिपोर्टों में मेरे अनुसार यही चल रहा है कि अभी है क्या। तो चलिए, ये सब विवाद तो है, इसमें नुकसान क्या होता है या नुकसान किसका हो रहा है, तो आम बसपा के कार्यकर्ता उनका हो रहा है। ये जल्दी विवाद जितना जल्दी सुलझ जाए उतना ही अच्छा रहेगा। चलिए, तो इससे होगा क्या, नेतृत्व पर गंभीर नैतिक सवाल उठना,
युवाओं और दलित महिलाओं के बीच निराशा पैदा होना, आंदोलन की विश्वसनीयता पर आंच आना, दलित नेताओं के बीच आपसी फूट और अविश्वास बढ़ना, चंद्रशेखर रावण की राजनीतिक छवि को भारी नुकसान पहुंचना, नेतृत्व में जवाबदेही और पारदर्शिता की मांग बढ़ना, महिला कार्यकर्ताओं को मुखर होने का प्रोत्साहन मिलना, यौन शोषण धोखाधड़ी जैसे मुद्दों पर जागरूक बढ़ना, पार्टी संरचनाओं में नैतिकता को प्राथमिकता देने का दबाव बनना, राजनीतिक दल जो है बसपा मायावती के खिलाफ पुरानी बातों को फिर से उभारने का मौका मिलना, दलित वोटों का दरोड़े से बिखराव होना, विपक्षी दलों को राजनीतिक हथियार मिल जाना और गठबंधन की संभावनाओं पर नकारात्मक असर पड़ना, मायावती को भावनात्मक समर्थन और विक्टिम का दर्जा मिलना यदि आरोप झूठ साबित हो, चंद्रशेखर के समर्थक को अधिक सक्रिय होने का मौका मिलना यदि वे इसे राजनीतिक साजिश मानते हैं, समाज और महिलाओं में जो है जैसे आंदोलन को राजनीतिक ढंग देकर कमजोर करना, उत्पीड़न की शिकायत पर महिलाओं के संदिग्ध नजर से देखा जाना, दलित समुदाय के अंदर लिंग आधारित दरार पैदा होना, मुख्य धारा के मीडिया द्वारा संवेदनशील मुद्दों का सनसनीखेज प्रदर्शन, पीड़ितों को कानूनी रास्ता बताने के लिए प्रेरित करना, जाति और वर्ग से ऊपर उठकर महिलाओं के मुद्दे पर चर्चा को बढ़ावा देना। तो ये सारे जो मुद्दे होते हैं उसके बाद जो है निकल के आ जाती है। तो सबसे पहले मुद्दा ये है कि चंद्रशेखर रावण जो है आखिर में अब क्या करेंगे, और उनके समर्थक वाकई में कहें तो एक तरह से बहुत परेशान है। आप कोई बसपा का या भीम आर्मी का अगर कार्यकर्ता है और उसके कमेंट पे केवल डाल दीजिए अब मायावती वर्सेज रोहरी वर्सेज, हम लोग भी भीम आर्मी के कार्यकर्ता रहे हैं और अभी भी हम लोग उन्हीं लोग के साथ रहते हैं, तो ये बहुत बड़ी तो ये सारा नुकसान होता हुआ दिख रहा है। सोचिए कितने लोगों का इस पार्टी के प्रति है ना कितना लगाव है, जुड़ाव है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ अब देखिए आनंद एक भाई का नाम है, आकाश आनंद जो है बहन जी के ही एक भाई का लड़का यानी भतीजा है। जो अभी आकाश आनंद है वो बहन मायावती का ही भतीजे है। बाकी आप लोग तो पहले, हम लोग तो नए लड़के हैं, अभी जो सोशल मीडिया से मिल के आ रहा है उसको जुटाते हैं, बहुत समय लगता है और फिर उसको चूंकि जो भी बोलते हैं हम लोग प्रूफ रहता है, क्योंकि आज का जमाना जान ही रहे फर्जी केस और वो होगा ही, ये तो मान के ही चलिए। तो चलिए तो अब हम लोग जानेंगे कि बहन मायावती कितने भाई और बहन है। तो ये डॉक्टर रोहड़ी के जो आरोप है तमाम जो है, हाँ आपने सुना भी, तमाम यहाँ पे एक्स पे उनके जो है पोस्टर और वार हो रहे हैं और उन्होंने तमाम जो कि चंद्रशेखर रावण के खिलाफ में बात करी। तो चलिए आज हम लोग जानेंगे, नई पीढ़ी आई है, हम भी इसी बहाने जान लेंगे कि बहन जी कितने भाई और बहन हैं और सब चुनाव से पहले जब बसपा में वो नहीं थी तो उनके पास कितनी संपत्ति था और वर्तमान में उनके भाई और बहन के बीच कितना बजट हो गया, कितना पैसा हो गया। तो चलिए परिवार और भाई बहन के बारे में। भाई बहन की संख्या सर्वाधिक जानकारी के अनुसार मायावती अपने माता पिता की कुल 9 संतान, 8 भाई बहन एवं स्वयं में से एक है। उनके पिता प्रभुदयाल एक डाक कर्मचारी थे और डॉक्टर रोहड़ी जो है ना उनकी जो माता जो है वो सफाई कर्मचारी हैं, उसके लिए भी वो जवाब उठाती रहती है कि है ना। और चलिए तो ये थे बहन जी के पिताजी का नाम। भाइयों के नाम में प्रमुखता से चर्चित उनके भाइयों में आनंद कुमार, यही आनंद कुमार है, इन्हीं के जो बेटे हैं आकाश आनंद जिनको प्रोजेक्ट कर रहे हैं बहन जी। और ऐसा चंद्रशेखर रावण ने अगर ऑडियो में जो है बोला है डॉक्टर रोहड़ी से कि यही आनंद जो है और बहन जी के जो है सीने कांसीराम के सीने पे पिस्टल ताक के बोला कि और ये बहन जी जो है ब्लैकमेल करती थी मानवर कांसीराम को। तो दूसरी बात यहाँ पे ये है कि भाई बहन की संख्या, हाँ तो उनके भाई जो है आनंद कुमार का नाम सबसे अधिक चर्चा में रहा क्योंकि वह वर्तमान में बसपा में प्रमुख पदों पर है और उनका बेटा जो है मायावती का भतीजा आकाश आनंद भी पार्टी में एक प्रमुख चेहरा है। अन्य भाई बहनों के नाम और सार्वजनिक जीवन में उनकी भूमिका के बारे में विस्तृत जानकारी अभी हम लोग के पास नहीं है। फिर भी चलिए आइए बहन जी की शिक्षा के बारे में बात करते हैं, उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि भी बात करते हैं। तो मायावती जो है स्नातक BA तक है, कानूनी स्नातक LLB की हैं और शिक्षक प्रशिक्षण B.Ed की डिग्री रखती हैं। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के कलिंद
कलिंद कॉलेज से स्नातक किया और बाद में एलएलबी तथा बीएड की डिग्री ली। करियर इनका जो है बसपा से पहले, राजनीति में आने से पहले मायावती दिल्ली में एक स्कूल शिक्षक के रूप में कार्य करती थी। जी हाँ, बिल्कुल हाँ, इसके पहले शिक्षिका थी बहन मायावती जी। बसपा बनने से पहले आर्थिक हालात, मायावती एक बेहद साधारण और आर्थिक रूप से पिछड़े दलित परिवार से ताल्लुक रखती थी। उनके पिता डाक विभाग में कर्मचारी थे और उनका शुरुआती जीवन दिल्ली के एक झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी इंद्रपुरी दिल्ली में बीता था। उनकी आर्थिक स्थिति साधारण थी और वह एक मध्यवर्ती सरकारी कर्मचारी के परिवार से आती थी। उनके पास बसपा में आने के से पहले कोई बड़ी संपत्ति नहीं थी। एकदम मतलब समझिए झुग्गी बस्ती वाली वो लड़की जो है वो वहां से चल के यहाँ से ये सफर तय करती है। आरोप प्रत्यारोप तो लगता रहता है, जीवन का हिस्सा है। तो पैतृक घर, उनका पैतृक घर जो है गांव बादलपुर जो है गौतम बुद्ध नगर जिला उत्तर प्रदेश में है। और वर्तमान संपत्ति उनके बारे में शुरू करती, मैंने 30 साल पहले इस महिला के पास एक भी खुद का रुपया नहीं रहता है और वर्तमान समय में चुनाव आयोग में दिए गए उनके पिछले ब्यौरे के अनुसार उनकी संपत्ति जो है 100 करोड़ रुपए से अधिक है। उदाहरण के लिए 2012 के ब्यौरे के अनुसार उनकी कुल संपत्ति लगभग 111 करोड़ थी, जिसमें बैंक खाते की रकम, आभूषण, सोने चांदी और दिल्ली कनॉट प्लेस व लखनऊ में अचल संपत्ति शामिल थी। वर्तमान निवास हुआ वर्तमान में मुख्य रूप से लखनऊ स्थित अपने आवास 9 माल एवेन्यू में रहती हैं। चंद्रशेखर आजाद रावण से उनकी जो संबंधित जानकारी जो है उनकी पुश्तैनी, चंद्रशेखर रावण के बारे में फिर हम लोग जान लेते हैं कि उनके पास क्या है। चंद्रशेखर, ये तो बहन जी के बारे में थी जानकारी। चंद्रशेखर रावण जो है उनसे संबंधित जानकारी, पुश्तैनी घर उनका जो है जन्म उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के घड़कौली गांव में हुआ था और शिक्षा उनके पिता जो चंद्रशेखर रावण है उनके पिता सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल थे। चंद्रशेखर आजाद ने लखनऊ विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया और हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के कानून स्नातक एलएलबी की डिग्री हासिल की। वह पेशे से वकील है। बहन जी के चुनाव हारने के कारण अब हम लोग जानेंगे कि बहन जी चुनाव इतना क्यों हार जाती हैं। ठीक है, तो कुछ अच्छाइयां भी बहन जी के बारे में हम लोग जानेंगे, कुछ कमियां भी जानेंगे। तो ये था पूरा मामला जो है आपका चल रहा है और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि बहन जी के बारे में, बहन जी चुनाव क्यों हारती है। राजनीतिक विश्लेषण के आधार पे बहन जी जो है, बहन मायावती और उनकी पार्टी बसपा के जनाधार और चुनावी प्रदर्शन में गिरावट के पीछे कई कारण है। चलिए आप लोग को मैं बताता हूं कि उनके 10 अच्छाइयां और लगभग 10 और उनकी कमियों के बारे में। तो चलिए सबसे उनकी जो ताकत बहन जी का है वो क्या है, कठोर कोर वोट बैंक, जाटव दलित। कठोर कोर वोट बैंक इसको कहा जाएगा, हमने नाम दिया है। अभी भी दलित समुदाय, खास तौर पर जाटव का हरिजन समाज कहेंगे, का एक मजबूत और निष्ठावान वोट बैंक इनके साथ मजबूती से खड़ा है। अनुशासित कैडर, पार्टी का आंतरिक ढांचा और कैडर आज भी अन्य दलों की तुलना में अधिक अनुशासित माना जाता है। क्योंकि क्यों माना जाता है, मैंने अभी एक बयान आया था, मैं बसपा के कैडर के युवा नेता के पास गया और उसके पोस्ट पे गया और मैंने कहा कि राष्ट्रीय जी को अखिलेश यादव जी और समाजवादी पूरी पार्टी को बहन जी ने दोगला बोला है, तो ये दोगला शब्द गलत है कि नहीं, तो वो बोला ही नहीं, कहा नहीं ये दोगला ही होते हैं, है ना। वो यही बोला कि ये नहीं दोगला ही होते हैं, वो सही बोली है। मतलब सबसे बड़ी कमी ये है कि शीर्ष नेतृत्व अगर कोई गलत करता है तो ठीक है, आप मेन पद पे ना करिए, कुछ अपने कार्यकर्ताओं से इस पे आवाज उठाना चाहिए कि भाई किसी को दोगला कहना ये गलत बात है, ठीक है। लेकिन वो कह रहा है नहीं ये है ही है। या तो बहन जी को खुन्नस पड़ा हो कि चंद्रशेखर रावण को प्रोजेक्ट अखिलेश यादव जी ने मंच पे बुला के किया, हाँ, बशर्ते नगीना सीट से समाजवादी पार्टी या गठबंधन, इंडिया गठबंधन ने उनको चंद्रशेखर रावण को अपना नहीं बनाया था, फिर भी जो है वोट जो है शिफ्ट हुआ था। क्योंकि अचानक वोट किसी पे शिफ्ट हो जाना, उसके पिछले जो नगीना के सांसद थे वहां पे बसपा के थे, उनके 5 लाख वोटर जो है सीधे चंद्रशेखर रावण पे शिफ्ट हो गए और बसपा, और उसके पहले जो है वहां पे सपा लड़ाई नहीं थी। तो चलिए हम लोग उनके सबसे कठोर होगा, कठोर कोर वोट है और तो अनुशासन कैडर, तो यही कह रहे हैं उनके कार्यकर्ता कुछ ही कह रहे हैं तो बस उसी को लेके, है ना। जैसे भाजपा में भी है, सपा में ऐसा नहीं है। सपा में आप अगर
राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ गलत करते हैं तो चौराहे चक्की चौराहे सपा के कार्यकर्ता जो है विरोध भी करना शुरू कर देते हैं। तो इसको अनुशासनहीनता के रूप में पार्टी कार्रवाई भी कर देती है कि पार्टी ने ऐसा किया है या पार्टी तो, लेकिन बसपा में साफ आपको नहीं देखा जाएगा। इसीलिए मतलब शीर्ष नेतृत्व का मतलब अब हमको समझ में आ रहा है कि शीर्ष नेतृत्व का जो है, अगर आप विरोध नहीं कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा अनुशासित आप पार्टी के वर्कर हैं। अगर शीर्ष नेतृत्व का आप विरोध कर रहे हैं तो आप सबसे खराब पार्टी के मतलब अनुशासित नहीं है, ऐसे बोला जाएगा, खराब पार्टी नहीं बोलेंगे। तो सबसे डेंजर जोन पे अभी भी बसपा है और उसके बाद भाजपा है। भाजपा के एक भी कार्यकर्ता उसके खिलाफ नहीं बोल सकते। एक दो करते हैं, है ना, ऐसा नहीं है करते हो सरकार में रहते हुए भी, लेकिन उनके ऊपर गाज भी गिरा है या जैसे भी मैनेज होता है। और सपा में तो हमेशा ही चलता रहता है, दिला जात ने गलत तिलक कर दे दिया तो कुछ लोग मिलकर विरोध करने लगे, तो यही होता है। तो फिर चलिए आगे जो है, तो वही तो कह रहे हैं बेहतर प्रशासनिक, इनकी ताकत क्या थी बहन जी की, बेहतर प्रशासनिक क्षमता। मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने कार्यकाल को अक्सर कानून व्यवस्था को प्रशासनिक दक्षता के लिए याद किया जाता है। साहित्यिक और वैचारिक पृष्ठभूमि वह काशीराम की विचारधारा और अम्बेडकरवादी सिद्धांतों की सबसे आगे रखती हैं। भ्रष्टाचार मुक्ति छवि, व्यक्तिगत रूप से जबकि पार्टी पे आरोप लगते रहे हैं, उनकी व्यक्तिगत छवि आज भी कई नेताओं की तुलना में कम दागदार मानी जाती है। तो चलिए, उनकी उपस्थिति दलित मुस्लिम ब्राह्मण गठजोड़ की क्षमता दिखाती है, जिससे भविष्य में उनके प्रासंगिक होने की संभावना बनी रहती है। साहसिक राजनीतिक निर्णय वो लेती है हमेशा। उन्होंने कई बार जोखिम भरे राजनीतिक निर्णय जैसे गठबंधन तोड़ा लिए हैं और उनके मजबूती इच्छा शक्ति को दर्शाता है। दलित महिलाओं के प्रति प्रेरणा, व दलित महिलाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा है जिन्होंने सामाजिक बाधाओं को तोड़कर सत्ता हासिल किया था। तो सबसे पहले एक बात हम लोग चलिए पढ़े हैं, इसको देखे हैं, तो इससे हमको ये बात आती है कि बहन जी की आज से 40 साल पहले पिताजी सरकारी डाक में थे, मतलब सरकारी कर्मचारी थे, तब वो लड़की वहां तक आई है। मतलब अगर आपके पिताजी के पास पूंजी ना हो, फंडिंग ना हो, तो भैया अगर मैं समाज सेवाई हूँ तो दिन भर अगर ऐसे ही कार्यकर्ता अगर समय देता हूँ तो भाई जाहिर सी बात है हमारे पास मजदूरी नहीं आएगी, दिन भर की दिहाड़ी हमको नहीं मिलने वाला। तो बैकअप आपको देखा जाता है। वही बैकअप अगर माँ बाप के पास, भाई बहन का नहीं, माँ बाप के पास पैसा जो होता है उसी से आप खेल सकते हैं, कूद सकते हैं या ऐसे, है ना। माँ बाप की ताकत आपको बनाता है, भाई बहन का कोई रोल नहीं होता है ना। होता है, ऐसा नहीं है, मतलब मेरा जहाँ तक मानना है ना, कभी कभी ऐसा भी लगता है ना कि माँ बाप के पास जो पैसा उसी से आप खेल सकते हैं, कूद सकते हैं। चंद्रशेखर रावण जी की देखिए, उनके पिताजी सरकारी प्रिंसिपल थे, है ना, उनका वो लड़का है ना भाई, यानी बजट उनके पास पैसे थे। महात्मा गांधी के बारे में सोचिए ना, महात्मा गांधी क्या थे उस समय यार, बैरिस्टर यार, उस समय सबसे बड़े वकील उनके पिताजी थे, है ना। उस समय विदेश में जाके जो लड़का पढ़ रहा है उसके पास पैसे की कमी है। हम आप कैसे अभी किसी को कुछ कर ही नहीं सकते। तो हम लोग राजनीति भाई इतना आम बात नहीं होती है, ऐसे नहीं कोई प्रोजेक्ट हो जाता है ना। आपके पास ईंधन चाहिए, आपके पास एक जगह से दूसरी जगह रहने के लिए, आपके पास लाइव रहने के लिए मोबाइल डाटा हर एक चीज मेंटेन करना, शरीर बॉडी कपड़ा लत्ता, वाकई में बहुत बड़ी बात है। तो अगर आपके पास ज़्यादा पूंजी ना हो तो आप ऐसा कुछ राजनीति में ना ही करें। दूसरी बात ये है कि ये आप पार्ट टाइम कोई जॉब करें, शिक्षा से बड़ा बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। तो दूसरी बात हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि उनकी उपस्थिति जो दलित मूल, अच्छा, तो ये बहन जी की जो अब उस समय सोचिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है विदेशों में रहते थे यार, आम आदमी थोड़ी है, खाली जैसे बॉडी खूब बढ़िया बना ले, ऐसे करे वैसे करे, तो इससे थोड़ी हम आगे बढ़ पाएंगे। सोचिए उन लोग के पास इतना बजट था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यार, उस समय सोचिए वो बंदा विदेश गया हो, विदेश जाके पढ़ रहा हो, जहाज की पानी की जहाज से कैसे कुछ तो पैसे होंगे, ऐसा तो है नहीं, कुछ तो पैसे होंगे। हाँ, और अगर उनके पास यहाँ से भीमाबाई उनकी पत्नी जो है अगर खाना पैसा पहुंचा भी रही हैं तो पैसा ऐसे तो पहुंच नहीं जाएगा, है ना। तो ये कुछ चीजें जो है ना बहुत कुछ मनगढ़ंत हो जाती है ना, वो होता नहीं है। सोचिए कि वही जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के एक एक बच्चे खाने बिना उनकी पत्नियां मरती जाती हैं, तब उसी समय कई लोग कहते हैं कि ये हम लोगों ने दलित समाज और मुसलमान मिलकर हम उनको सांसद और एमपी बनाए, सांसद एमपी एक एमएलए बनाए, है ना, विधायक बनाए और सांसद बनाए। तो भाई साहब उनके बच्चों को आपको क्यों नहीं खाना दिया कि उनके बच्चे बचे रहे। तो खैर चलिए, ये सब तो अलग बातें हैं।
चलिए इधर भी हम लोग उत्तर प्रदेश में भी अभी भी गैर भाजपा गैर सपा दलित वोट बैंकों के लिए महत्वपूर्ण विकल्प बनी रहती हैं। तो चलिए इनकी जो है कुछ जो है अगर ऐसे ये करती रहेंगी तो क्या असर पड़ेगा, हमारा ये खुद का ओपिनियन है, यहाँ किसी की और किसी से लेना देना नहीं ये। तो चलिए जमीनी आंदोलन की कमी पड़ जाएगी अगर ऐसे ही मामला चलता रहे ना, मीडिया के द्वारा आता रहे जमीनी आंदोलन। मैं खुद ही एक बसपा और मेरा मेन ही उद्देश्य था है या था, बसपा अभी भी है, बसपा भीम आर्मी और समाजवादी पार्टी, यही अभी वैकल्पिक जो है हमारी जमीन है। तो हम लोग को एक तरह से ये अच्छा अब नहीं लग रहा है कि मैं उस झंडे तले, थोड़ा है ना अजीबोगरीब लग रहा है। तो जमीनी आंदोलन की कमी, सड़कों पर आंदोलन से दूरियां बनाना सबसे बंज की सबसे बड़ी कमियां हैं कि जमीनी आंदोलन। ठीक है भाई भी है तो भाई को ही प्रोजेक्ट करो नहीं यार, बैग में रखो, क्या दिक्कत है, भाई है तो है, 8 नहीं 10 रहे, 1 भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं, जमीन पे आपको आना चाहिए। जमीनी आंदोलन की कमी, सड़कों पर सड़क और आंदोलन से दूरियां बनाना, पहुंच का अभाव, कार्यकर्ताओं नेताओं से कम संवाद करना बहन की सबसे बड़ी कमजोरी हम मानते हैं। बसपा से नेताओं का पलायन अन्य दलों में बड़े नेताओं को चले जाना, बड़े नेता अन्य दलों में चले जाएंगे। भाई बड़े नेता मतलब हमेशा जो जीतते हैं, भाई चले क्यों नहीं जाएंगे, बार बार आपके छोटे नेता हारेंगे, जब समाजवादी पार्टी में ही हारते रहेंगे तो वो जाएंगे ही जाएंगे, ऐसे पार्टी में जाएंगे कि, तो यही होता है, बीजेपी में कोई हार ही रहा है तो क्यों जाएगा भाई। तो नेता जो होते हैं वो जीतने के लिए वो चाहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा जीत दर करें। तो मेरा ऐसा मानना है कि मीडिया से दूरी उनकी है, मुख्य धारा की मीडिया और सोशल मीडिया से पर्याप्त जुड़ाव नहीं हो बहन जी का। निरंकुश शैली एक तरह से माना जाएगा, पार्टी के फैसलों में एक तरफा निर्णय लेती हैं, उसमें किसी का, वही तो हम बोल रहे हैं कि ये अनुशासित इसको माना जाता है ना। सामाजिक समीकरणों से चूक, सर्वजन हिताय से सतत दूरी बनाए रखना सबसे बड़ी बात, कमियां हमको ये लगती है बहन जी में। जब भी आती है तो उनका भाषण मतलब समझिए कि श्री गणेशाई होता है, मान्यवर काशीराम अम्बेडकर वादी। आप सोचिए दूसरे किसी जाति का या धर्म का आप किसी महापुरुष का नाम नहीं लेंगे तो आपसे कौन जुड़ेगा, आप बताइए। दलित 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 दलित, ठीक है वो तो अलग बात है, आपने किया भी है, आपके उसी के लिए जाना जाता है, उसको ज्यादा संख्या में बोलना भी चाहिए, भाषण में आपको वेटेज भी देना चाहिए, लेकिन अन्य समाज के लोगों को भी आपको वरीयता देना चाहिए। अच्छा, पुराने नेताओं पे अत्यधिक निर्भरता होती है, नए युवाओं पे नहीं देती हैं। नए और युवा नेतृत्व को आगे न लाना, पार्टी के टिकट बेचने के आरोप इन पे लगते हैं, पैसे लेकर टिकट देने के आरोप में छवि खराब हुई है। गैर जाटव दलितों की अनदेखी, अन्य दलित उपजातियों का भाजपा की तरफ झुकाव होना। देखिए गैर जाटव जो है, दलित की अनदेखी जो है, अन्य दलित उपजातियों का भाजपा, मतलब दलित जो है अब वो भाजपा को वोट दे रहा है। देखिए सीधी बात है, वो सपा पे भी नहीं आ रहा है ना, क्योंकि गठबंधन में असफलताएं स्थिर और अस्थायी गठबंधन बनाने में विफल रही हैं। कम जनसभाएं करती है, महत्वपूर्ण चुनाव में भी कम सक्रियता दिखाना। अभी देखिए जो अभी 4 साल बाद जो है एक रैली की है, उसमें रैली में ऐसे शब्द का यूज कर दिए जिसका मतलब सारा फीका पड़ गया है। आपको ऐसा बोलना चाहिए क्योंकि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और बसपा के कार्यकर्ता लोकल में आपस में मिलके ही लड़ते हैं चुनाव, ऐसा नहीं है, वो सब उसके भी नहीं है और वो हमारे भी नहीं है। फिर आप आके वैसे शब्द आपत्तिजनक दोगला बोल देती हैं, तो ये तो सब लोग ये, और आप देख के पढ़ के ही लिखी के बोली हूँ, तो इसका मतलब कुछ न कुछ आप सोचे होंगे, या आपका शीर्ष नेतृत्व सोचा होगा, या सोच रहा होगा कि कभी दलित और यादव या समाजवादी पार्टी और मुसलमान जो है या समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और बसपा के कार्यकर्ता आपस में घुल मिल ना जाए, हमेशा दरार रहे, या समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उल्टा सीधा बयानबाजी करने लगे। लेकिन बहुत ही संयम रखे हैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, जो कोई भी कुछ भी आपत्तिजनक ना तो पोस्ट डाली है, हाँ नहीं कि हम लोग अभी भी बहन जी की बात सम्मान करते हैं, हम लोग चाहते हैं कि विवाद उनका खत्म हो। चलिए तो इनकी एक और कमियां बताते हैं कि कम सभाएं करना, कैडर में जो है शिथिलता रहती है, जमीनी कार्यकर्ताओं में पुराने जोश और सक्रियता नहीं होना, भाई भतीजावाद, भतीजा आकाश आनंद के बढ़ावा, परिवार के आरोपों से घिरना, स्थानीय मुद्दे पर खामोशी, छोटे और स्थानीय मुद्दे पर मुखरना, और छोटे मुद्दे पे उनको नहीं आती है। जैसे मान लीजिए अभी कोई घटना होती है, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव का जो है
पार्टी डेलीगेशन मिलने जाता है, तो ये सब बसपा में नहीं दिखता है। चुप्पी की राजनीति करती हैं, चुप्पी की राजनीति, यानी बड़े राष्ट्रीय राज्य संकटों पर स्पष्ट रुख न अपनाना, स्मारकों पर खर्च, विवाद। देखिए, सबसे पहले स्मारकों पे खर्च और विवाद, अनावश्यक रूप से स्मारकों पर धन खर्च करने के आरोप। देखिए, सबसे पहले तो ये हम लोग स्पष्ट करते हैं कि बहन जी जो है, आप बताइए, मूर्ति पूजा के आप ही के करता विरोध करते हैं, हमको ये नहीं समझ में आया। फिर आप ही अपनी मूर्ति या अपने लोगों की मूर्ति फिर क्यों लगवाती हैं भाई? आप लोग क्यों लगवाते हैं? ये हमारा आपसे क्वेश्चन है। आप ठीक है, ये दुर्गा देवी, हिंदू देवी के अक्सर आप लोग करते हैं, तो ठीक है, आपको मूर्ति, तो आप क्यों लगवा रहे हैं भाई? क्यों हाथी की मूर्ति लगवा रहे हैं? क्यों लगवा रहे हैं, है ना? तो ये सारे क्वेश्चन जो है लगता है कि कुछ अलग हो रहा है या अजीब हो रहा है। ठीक है, दूसरी जो बात है इसमें हम लोग देखेंगे कि बहन जी जो है, आपका मान के चलिए कि तो ये आर्थिक विकास का एजेंडा कमजोर होना, तमाम जो बातें हैं अगर बोला जाए तो, है ना, विरोधी दलों का मजबूत होना, भाजपा का हिंदुत्व और कल्याणकारी योजनाओं से दलित को आकर्षित करना, सतीश चंद्र मिश्रा पर अत्यधिक निर्भरता और ब्राह्मण नेतृत्व पर अति निर्भरता से अन्य समुदाय में अविश्वास, सामाजिक न्याय के मुद्दों को छोड़ना, महत्वपूर्ण आरक्षण और सामाजिक आंदोलन के प्रति दूर रहना, वोट प्रतिशत में गिरावट, चुनाव दर चुनाव प्रतिशत का गिरावट लगातार हो रहा है, और मुस्लिम वोट का सपा की तरफ झुकाव हो गया है, और मुस्लिम मतदाताओं का सपा को मजबूत विकल्प मान रहे हैं लोग कि अभी मुस्लिम जो वोट है आपका चला गया, आप क्या कर रही हैं, है ना। उसके बाद जो है आपका क्षेत्रीय पहचान पर आधारित जो राष्ट्रीय स्तर पर दलित नेतृत्व की, तो ये सारी जो चीजें हैं, तो हमेशा आप लोग ध्यान रखा करिए। तो ये है। तो एक चीज और बात हमको समझ में आई है इतना कुछ बोलने के बाद की, जो देखिए, जो अब ये बात है समझ में आ रहा है कि जो भीम आर्मी है, भीम आर्मी के कार्यकर्ता है, वही बसपा के कार्यकर्ता है, वही बामसेप के कार्यकर्ता है, वही मतलब सब चंद्रशेखर रावण के सपोर्टर हैं। ठीक वैसे जैसे बीजेपी में होता है कि जो बीजेपी में क्या है कि जो आपका मान के चलिए जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, वही हिंदू या वाहिनी के कार्यकर्ता है, वही आरएसएस के कार्यकर्ता है, वही दुर्गा वाहिनी के कार्यकर्ता है, वही क्या विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता है, वही एबीवीपी। तो ये हमेशा देखने को मिला है कि वही जो कार्यकर्ता है। अब यहाँ पे एक बात दूसरी आती है कि जो, तो ये सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़े जो मतलब मैंने देखा है, ये मेरा खुद का एक ओपिनियन है कि जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता है, वही अम्बेडकरवादी सारे, तो ये अलग अलग पार्टी या अलग अलग, चलिए भाजपा में भी क्यों विंग बन जाते हैं, समाजवादी पार्टी में अभी उतना नहीं बना है, वो सीधा रहते हैं, अभी सीधा है लोग, है ना, अलग अलग झंडे तले वो नहीं जाते हैं। जो जाता है जैसे उनका विरोध होने लगता है धीरे धीरे कि ये अलग कुछ बनाने जा रहा है ना, या ये सुनियोजित है। तो खैर चलिए, अभी तो बात हम लोग करेंगे कि ये क्या है, यानी बीएसपी जो है वो उसी का एएसपी, मतलब ऐसा क्यों, मान लीजिए कई झंडे तले क्यों नहीं, क्योंकि ऐसा माना, लेकिन सपा में कम है, ऐसा समाजवादी पार्टी में कम है, लेकिन बसपा में भी ज्यादा है, भाजपा में भी ज्यादा है। इसका यही माना जाएगा। ये अलग अलग नाम क्यों, हिंदू युवा वाहिनी, ये दल वो दल, है ना, हिंदू का लगभग हिंदू के कोई ऐसे अच्छे पूर्वज ना हो जिनके नाम से कोई संगठन ना हो बीजेपी में। तो इनका क्या है, ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि शीर्ष नेतृत्व के प्रति हमारा अविश्वास है, अविश्वास जो कि बहुत ही घातक हो जाता है कभी कभी, है ना। एक झंडा जो रहता है हट जाता है, दूसरे पे फिर सवार हो जाते हैं लोग, या कुछ वोटर आपके मूव हो जाते हैं। ये सही बात है। अगर हिंदू युवा वाहिनी के जो जितने कार्यकर्ता है, कोई जरूर नहीं हो भाजपा को ही वोट दे, अगर वो हट जाए तो कुछ उनके वोटर जा सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस पर बात करते हैं। बहुजन समूह के संबंध जो है, बहुजन समूह के संबंध जो है, बीएसपी, एएसपी, वाम से भीम आर्मी, यह हम लोग कह सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी राजनीति से जुड़े विभिन्न संगठनों के विचारात्मक और जमीनी स्तर के कार्यकर्ता अक्सर ही अम्बेडकरवादी बहुजन पहचान साझा करते हैं। इन सभी संगठनों में जैसे बीएसपी हो गया, एएसपी हो गया, बामसेप हो गया, भीम आर्मी हो गया, कि मूल प्रेरणा इन लोग का एक ही होता है
कि हम जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और मानव काशीराम के विचारधारा के हैं, जिनका उद्देश्य दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों और सामाजिक न्याय के सुनिश्चित करता है। तो नेतृत्व और रणनीति अलग अलग झंडों के नीचे आने का मुख्य कारण नेतृत्व की असहमति, राजनीतिक अवसर और राजनीति में अंतर होता है। राजनीतिक दलों जैसे बीएसपी, एसपी और गैर राजनीतिक संगठनों जैसे वाम सिख, भीम आर्मी का उद्देश्य अलग होता है। राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं, जबकि गैर राजनीतिक संगठन सामाजिक जागरूकता और दबाव बनाने में ध्यान करते हैं। तो 2024 के नगीना चुनाव में पारंपरिक रूप से बसपा के माने जाने वाले दलित और मुस्लिम वोटों का एक बड़ा हिस्सा चंद्रशेखर आजाद को चला गया, जो दिखाता है कि पहचान भले ही समान हो लेकिन चुनावी निष्ठा बदल सकती है। जी हाँ, बिल्कुल ही पहचान भले समान है, लेकिन वही पहचान मतलब वही मुस्लिम है, वही दलित है, या वही पिछड़े है, वही ईडब्ल्यूएस के है, वही जनरल के हैं, लेकिन वही देखिए नगीना में बसपा जहाँ जीतती थी उसका एक सीट किसको चला गया। यानी आप सीधे, ये बहुत बड़ी बात है, इसको मैं एक बार फिर चूंकि बनाने में मैटर समय लग जाता है। राजनीतिक दलों में बीएसपी और एसपी, गैर राजनीतिक संगठनों जो होता है उसमें वामसिख और भीम आर्मी है का उद्देश्य जो होता है अलग अलग होता है। राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं, जबकि गैर राजनीतिक संगठन सामाजिक जागरूकता के दबाव बनाने पे ध्यान देते हैं। नगीना 2024 के चुनाव में जो है पारंपरिक रूप से बसपा के माने जाने वाले दलित और मुस्लिम, वही बात कह रहे हैं, दलित और मुस्लिम वोटर जो है एक बड़ा हिस्सा उठक के, मतलब समझिए ना, इस समय नगीना के सीट में 2024 में चुनाव हुआ जिसमें चंद्रशेखर रावत सांसद बने हैं, उसमें 5 लाख वोट पाए हैं, जबकि पिछली बार बसपा के जो थे वो 5 लाख वोट पाए, 5.5 लाख। और इस बार ये, यानी इस वर्तमान समय में जो है, वर्तमान समय में जो बसपा के वोटर है वो समझ जाइए कि आपका उनको मिल गया है अभी तो हमको लग रहा है 13,000 मात्र वोट मिला है। जो बसपा के वर्तमान वहां पे सांसद है वो 13,000 मात्र प्रत्याशी है, उनको मिला है मात्र 13,000 वोट, मात्र 13। यानी बाकी जो आपके 5 लाख वोटर जो हैं सीधा मूव कर गए, सीधा कट ऑफ। तो इसको हम लोग यही कहेंगे कि चंद्रशेखर रावत को चला गया, जो दिखाता है कि पहचान भले ही समान हो लेकिन चुनावी निष्ठा बदल सकती है। यानी देखिए लोगों का मन जो है बदल सकता है। तो चलिए, हिंदू राष्ट्रवादी समूह के संबंध में बीजेपी, एनडीए, आरएसएस, एबीवीपी, बजरंग दल आदि जो होते हैं, यह कहना भी तथ्यात्मक रूप से सही है कि ये सभी संगठन एक समान वैचारिक परिवार का हिस्सा है, जिसे संघ परिवार कहा जाता है। देखिए, संघ परिवार के अंदर आते हैं, बीजेपी भी संघ के परिवार, मतलब संघ परिवार में ही ये चलाता है ना। और ये एक समान हिंदू राष्ट्रवादी एजेंडे के लिए काम करते हैं। देखिए, ये संघ के सारे परिवार के सदस्य इनको माने जाते हैं। ये हमेशा आप लोग ध्यान रखा करिए कि कौन कौन, ये बीजेपी, यानी संघ जो है हमको लग रहा है कि डमी कैंडिडेट खोजता है। जो आरएसएस है वही बीजेपी को सारा संचालित करता है, और यही कारण है कि वो केवल हाईलाइट चेहरा लेके आता है, और चुनाव उसके पीछे जो बीजेपी के पीछे शुक्ला तिवारी और ये सिंह जाति के लोग जो हैं, ये बहुत ही चालबाज हैं, मतलब सबसे चतुर है एक तरह से माना जाएगा। क्योंकि ये लोग ये क्या करते हैं कि बीजेपी के यही लोग हैं, एनडीए के यही, आरएसएस के यही लोग, आरएसएस यही, देखिए यही आपका ये सब इसका अंग है। मतलब हमारा यही अनुभव है कि संघ परिवार इसी को बोलते हैं। और हमको लग रहा है कि योगी जी को भी डमी कैंडिडेट ही एक तरह से माना जाएगा, कि मतलब वैसे बस चेहरा है, उनको उस विभाग के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में क्या होता है उससे बारे में नहीं पता है। मतलब धन के बारे में पता है लेकिन राजनीति के बारे में नहीं पता है। रेखा गुप्ता क्या है, बहुत ही पढ़े लिखे वहां पे आदमी, लेकिन आरएसएस को पता है कि बाद में वही विरोध करेगा। आइए अभी देखिए, बिहार में जाके रेखा गुप्ता जो दिल्ली के वर्तमान सीएम है, उल्टा सीधा पार्टी के खिलाफ ही बयान दे रहे हैं, तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अभी सभी किसको मनोज तिवारी, ये कौन सांसद है गोरखपुर का, रवि किशन, समय सभा करना, अब बताइए सब क्या करेंगे, है ना। तो ये क्या नहीं करेंगे, ये बस चेहरा है, और इनके पीछे जो है सारे जो बीजेपी के मूल संघ परिवार है वो लगा हुआ है ना। संघ की ताकत है, मतलब ये संघ जो है हर जाति में डमी कैंडिडेट खोल रहा है। यादव समाज का डमी का मोहन यादव एमपी में बना रखा है, उसको वहाँ उठक बैठक करता रहता है।
और बॉडी दिखाता रहता है, और उसका काम है टोपी पहन लेना, गाँव गाँव चलना, तलवार लेके चलना, हाँ उल्टा सीधा बयान दे देना, कोई मतलब ही नहीं, जो दिखाता है कि यू हैव नो पर्सन, है ना। मान लीजिए हमें वीडियो कैमरा सब चल रहा है, कुछ गैर संविधानिक बातें बोल दे जा, तो ये क्या है, ये बताएगा कि यू हैव नो पर्सन, है ना। तो देखिए यह हिंदू राष्ट्रवादी समूह के संबंध में जो है बीजेपी, एनडीए, आरएसएस, बजरंग बली, एबीवीपी, ये सब क्या है, ये कहानी भी तथ्यात्मक रूप से सही है। ये सभी संगठन एक सामान्य वैचारिक परिवार का हिस्सा है, जिसे परिवार का संघ कहा जाता है, और ये के समान हिंदू राष्ट्रीयवादी एजेंडे के लिए काम करते हैं। समानताएं आइए इसमें हम लोग जानते हैं, इन सभी का मूल वैचारिक स्रोत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, आरएसएस है। बीजेपी, एनडीए जो है राजनीतिक विंग, चुनाव लड़ना और सरकार बनाना। अब देखिए आरएसएस का जो है राजनीतिक विंग है ये बीजेपी, ध्यान रखिएगा। आरएसएस का चुनावी कौन कौन है, बीजेपी और एनडीए, जो एनडीए गठबंधन करके करता है। वहीं बसपा का जो है चुनावी अंग है, लेकिन वो बामसेफ और हमको लग रहा है भीम आर्मी से ही वो चलता है ना, मतलब ये इनके अंग है, ये जितने पार्ट्स ऑफ बहुजन चेतना, बहुजन विचारधारा का, मेरा ये खुद का व्यक्तित्व है, इसमें किसी का लेना देना नहीं है। तो और सभी हमेशा ध्यान रखिए कि इन सभी मूल वैचारिक सूत्रों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक आरएसएस है। अब देखिए आरएसएस का जो है चुनाव लड़ने का जो है एक सामाजिक संगठन अलग है सब, जैसे बीजेपी, एनडीए राजनीतिक विंग, चुनाव लड़ना और सरकार बनाना राजनीतिक विंग है एनडीए और बीजेपी का, ना आरएसएस का राजनीतिक विंग है। चुनाव लड़ना और सरकार बनाना ये दो उनका हिस्सा होता है आरएसएस का। बीजेपी, आरएसएस वैचारिक अभिभावक और सामाजिक संस्कृति का विंग है, ठीक है ना, वैचारिक अभिभावक और सामाजिक सांस्कृतिक विंग है। और एबीवीपी जो है छात्र विंग है। एबीवीपी मुझे याद है देवरिया में मनोरमा सिंह के यहाँ और एचएस होरा सर थे, फिजिक्स पढ़ाते थे चकिया में, तो मैं रहता था, तो वहाँ एबीवीपी के कार्यकर्ता, मैं 11वीं में था तब आते थे, तो कहते थे बताइए, हम अभी कहते पत्थर मारना मैम भी देती थी। और तो एचएस होरा सर तो नहीं जाने देते थे ऐसे किसी संगठन का, लेकिन मैं मान ली चूंकि रहना ये सबको एक पास, कभी कोई रोड रोक दे रहा है, कहीं कुछ रास्ता रोक दे रहा है, तो राजनीतिक कहीं ना कहीं बीजेपी, देखिए किसी पार्टी का होना तो बहुत जरूरी है, चाहे बसपा हो, ऐसा नहीं हम कहते बसपा खत्म हो जाए सपा बन जाए, सपा खत्म हो जाए बसपा बन जाए, भाजपा खत्म हो जाए सपा बन जाए। कहने का मतलब इन पार्टियों को रहना भी बहुत जरूरी है, नहीं तो ये जो देखिए पार्टी भले चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो व्यवस्था है ना आपके में पैसा वो घूस वही ले रहा था। तो अभी तो कोई फोन कर कर नेताजी ये पकड़ लिए, भाजपा के चलिए कोई बात होता है हम ही लोग कम करवाते हैं, या कोई किसी की पैरवी करवा लेते हैं, सपा से करवा लेते, बसपा के लोगों से करवा लेते हैं कि भैया देखिएगा ऐसे ऐसे बातें पकड़ लिया झूठ मूठ का ना, ये कोई बात है नहीं। तो अगर ये नहीं पार्टी के लोग रहेंगे तो ये जो सरकारी कर्मचारी है ना वो आपके कपार खा जाएंगे भाई साहब, आपके सारे पैसा के बाद ना हर बोरिंग पे जाके देखिए ना, अभी भी सब पैसा ले रहे हैं। और कौन ऐसा बीए का स्कूल कॉलेज नहीं है जहाँ नकल नहीं हो रहा है, आप देखिए ना, आप सब लोग जानते हैं, हल्ला लेकिन नहीं हो रहा है, हल्ला करने वाला कोई नहीं है। हर बीए के स्कूल में बोला जा रहा है, नकल लिखवाया जा रहा है। इंटर कॉलेज में जो हाई स्कूल इंटर में है, पूरे पेपर, आप अपने बच्चे को मार पीट रहे हैं, वो अपने बच्चे को सीधा पेपर भेज दिया। इंटर लेवल की ये बात हो रही है यार, मेरे पास प्रूफ है, अगर किसी को जरूरत होगा तो बताइए, मेरे पास बच्चे हैं जो खड़ा हो गए बयान दे देंगे, कोर्ट में भी देने के लिए तैयार हो जाएंगे ना। लेकिन हम लोग क्या करें, आप क्या कर सकते हैं, है ना। तो ये जो व्यवस्था है ना ये बदलना चाहिए, सत्ता बदले या ना बदले, सभी पार्टी को चाहिए कि व्यवस्था यार बदलनी चाहिए, कि ये है ना पारदर्शिता। चलिए बीजेपी और एनडीए के बारे में और थोड़ा क्लियर कर देते हैं, नहीं तो मिक्सचर हो जाएगा, खिचड़ी बन जाए। एबीवीपी छात्र विंग है। अब देखिए बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी सक्रियता या युवा विंग है ना। इनका उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य भारतीय संस्कृति और राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना, जिसके लिए वे अलग अलग क्षेत्र, राजनीतिक, शिक्षा, संस्कृति, धर्म, सुरक्षा में काम करते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। ताई हम लोग जानते हैं बहुजन समाज पार्टी और की जो है कुछ अच्छाइयाँ और कुछ आपको बताए भी हैं वैसे भी, कि दलित बहुजन समाज की मूल विचारधारा पर आधारित है। नेतृत्व की वंशवादी शैली मायावती पर आत्मनिर्भर करता है। दलित समाज को आत्मसम्मान और राजनीतिक चेतना दी। युवा नेतृत्व को मौका देने में हिचकिचाहट होती है बहन जी को।
मजबूत कैडर आधारित संगठनों जो जमीन स्तर पर फैला तक लाते हैं। गठबंधन करने और बनाए रखने में कठिनाई है। बहन जी के साथ में कुछ उनके बारे में बोल रहा हूँ। सुशासन और कानून व्यवस्था बनाए रखने का रिकॉर्ड उनका है, ये उनकी अच्छाइयाँ हैं। धन और टिकट वितरण में पारदर्शिता की कमी का आरोप लगते हैं बहन जी पे। दलितों और ओबीसी के बीच एकता और ऐतिहासिक प्रयास है। पार्टी के स्थापना उद्देश्यों से भटकने का आरोप है। सर्वजन की आप बात क्यों नहीं कर रही भाई? आप क्यों आके खाली केवल एक ही जाति के दलित अरे पिछड़े माइनॉरिटी ईडब्ल्यूएस में भी गरीबी है, और सबका नाम लेना चाहिए ना। चलिए, सामाजिक न्याय के मुद्दे पर राष्ट्रीय स्तर पर उठाना, मीडिया और आधुनिक संचार से दूरी बनाना। मैंने पीछे भी ये बात सारी बोली है आपसे। तो चलिए, भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो है, अभी बहन जी के बारे में तो ये सारी चीजें, गरीब वंचितों की आवाज बनना, ये बहन जी की ताकत है। राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के प्रति अत्यधिक कठोरता, और ये इनकी कमियां होती हैं। नहीं तो नहीं, हाँ तो है बहन जी के पास सीधा। अति पिछड़ों को भी नेतृत्व में लाने की कोशिश, नए सामाजिक आर्थिक बदलावों को स्वीकारने में धीमा, पर राष्ट्रीय स्तर पर एकमात्र दलित आधारित पार्टी होना, आधुनिक भारतीय के मुद्दों को पुराने फ्रेमवर्क्स में दिखना। तो चलिए, भारतीय जनता पार्टी के बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं कि ये कितना अनुशासित होते हैं और इनकी क्या कमियां हैं और इनकी क्या अच्छाइयां हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के चलिए हम लोग बात करते हैं। मजबूत राष्ट्र बीजेपी जो है, मजबूत राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीयवाद विचारधारा है इनका। अहिष्णुता और ध्रुवीकरण को बढ़ावा देने के लिए आरोप इन पे लगता है। शक्तिशाली केंद्रीय नेतृत्व मोदी और शाह पर निर्भर करता है। संघ परिवार पर अत्यधिक वैचारिक निर्भर, सीधा बात है। बीजेपी का जो है आरएसएस ही सब करता है। जमीनी स्तर पर आरएसएस अन्य सहयोगी संगठनों का बड़ा नेटवर्क हो जाना, आंतरिक लोकतंत्र और वरिष्ठ नेताओं को नजरअंदाज करने का आरोप, आर्थिक विकास को और सुधार पर, जो महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे पर जो है बीजेपी जो है प्रमुख जो मुद्दे हैं, आपके मान के चलिए कि बेरोजगारी हो गया, महंगाई और बेरोजगारी जैसे प्रमुख मुद्दे, जो मुद्दे अनदेखा करना, ये कमियां हैं बीजेपी की। कल्याणकारी योजनाओं को सीधे लाभार्थी तक पहुंचाना, ये ताकत है। धार्मिक अल्पसंख्यकों में विश्वास की कमी, जो अल्पसंख्यक जिनकी संख्या कम है भारत में, जैसे अन्य जाति में उनके कम है। विदेशी नीति और अंतर्राष्ट्रीय छवि को मजबूत करना। राज्य सरकारों में केंद्रीय हस्तक्षेप का आरोप लगता है कि केंद्र सरकार नहीं पास होने दे रही है, जमीन नहीं लेने दे रही है। जमीन का उपयोग जैसे दिल्ली में हुआ था कचरे के लिए नहीं यूज करने दे रही है मोदी सरकार, या डेवलपमेंट के लिए जो एनसीआर बोलते हैं ना दिल्ली में जो है। तो चुनावी मशीनरी और कानून में दक्षता इनको माना जाता है। लोकतांत्रिक संस्थाओं, मीडिया और न्यायपालिका पे दबाव के आरोप होते हैं। न्यायपालिका पर यानी न्याय जजों पे भी ये लोग अपना रखते हैं। अभी जज जो है उस पर पाया गया है, उसको घर करोड़ों का पैसा पाया गया है, देखे है ना आप लोग। तो ये बोल इसमें है चुनाव मशीनरी और प्रतिबद्धता में दक्षता। लोकतांत्रिक संस्था, लोकतंत्र की जो संस्थाएं माना जाता है, मीडिया पे भी इनका प्रभाव है, दबाव रहता है, हमारे खिलाफ बोलना नहीं है। न्यायपालिका मतलब जो आपको कहते हैं ना सुप्रीम कोर्ट का, अभी ये लोग क्या कहते हैं, बहुत चालाक होते हैं। कहते हैं एक तो अपने ही जज बैठा रखे, अपने ही लोगों को जज पे बिठा रखे, और कहते हैं सुप्रीम कोर्ट मान तुम लोग संविधान के बात को नहीं मानोगे, संविधान ने ये दिया है ना। तो मान लीजिए जज ही नहीं देगा तो वही है, मतलब आदमी ही संविधान है। तो बहुत चालाक ये लोग अपने लोग बिठा देते हैं वहां से, कहते हैं कि ये जज अब तो भाई कुछ देख के ही बोला होगा। तो बहुत खतरनाक है लोग। सोशल मीडिया और संचार पर प्रभुत्व इनका है। सामाजिक प्रभुत्व है। अभी आप अगर मजबूत नहीं है कुछ बोल दीजिए, अभी आपको जेल में टंगवा के डाल देंगे लोग। लोकतांत्रिक संस्थाओं, मीडिया पर अच्छा, सामाजिक समरसता के बजाय वैचारिक विभाजन बढ़ाना। वैचारिक, ये सामाजिक समरसता पे बीजेपी काम नहीं करती, इसका काम है वैचारिक विभाजन करना। वैचारिक यानी विचारों का मतलब, मैं इसको मानता हूँ, राम को मानता हूँ तो अल्लाह को नहीं मानता हूँ, अल्लाह को मानता हूँ तो राम को नहीं मानता हूँ। ये सारी बीजेपी का ये पहलू है ना। एनडीए गठबंधन को प्रभावी ढंग से संभालना। पारिवारिक राजनीति के विरोध के बावजूद परिवारवाद को बढ़ाना। देखिए बीजेपी में ये पारिवारिक राजनीति का ये लोग विरोध करते हैं, खुद ही क्या करती है बीजेपी जो है, परिवारवाद को जो होके बढ़ावा देती है। तो राष्ट्रहित के नाम पर कड़े और बड़े फैसले लेना। क्षेत्रीय पार्टियों और उनके नेताओं को कमजोर करने की रणनीति। सीधी बात है, अगर बीजेपी में जो कोई क्षेत्रीय पार्टी या नेता अगर जाता है तो उनको
देखिए ना अभी वर्तमान में जो बीजेपी के लोकल नेता है कितने बेचारों का हालत खराब है, उनकी एक नहीं सुनी जा रही है कहीं पे। उनके लोगों का मैंने भी कई लोगों तो बोले भैया क्या बताएं, हम लोग खुद ही समझ में आ रहा है ना। तो ये क्या होती है ना, ये आरएसएस का है, विंग है, ये हमको आपको यूज करेंगे और छोड़ देंगे, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। राष्ट्रहित के नाम पर बड़े कड़े क्षेत्रीय पार्टियों और उनके नेताओं को कमजोर करने की रणनीति। पार्टी के भीतर जो है अत्यधिक अनुशासन और एकजुटता है, अनुशासन है। अब देखिए क्यों है, क्यों अनुशासन, क्योंकि बीजेपी कितनों भी कुछ खराब कोई बयान दे देता है तो उसके कार्यकर्ता कभी मानने के लिए कहता है। बिहार में अभी कई जगह वीडियो आ रहा है कि बीजेपी अगर कुत्ता को भी वोट देगी ना तो हम लोग बीजेपी को ही वोट देंगे। तो अनुशासित इसी को कहा जाता है कि जो अपने शीर्ष नेतृत्व का विरोध ना करे, अपने बॉस का विरोध ना करे, है ना। हमको तो यही लग रहा है, बसपा में भी है, इसमें भी है, सपा में तो भैया मार हो जाता है, बवाल हो जाता है ना। चलिए, तो गठबंधन को प्रभावी ढंग से, तो ये इनकी पार्टी के भीतर अत्यधिक अनुशासन पूंजीवादियों को लाभ पहुंचाने के, सीधी बात है। अभी जो ब्लॉक प्रमुख है वो कह रहा है कि बाबू जो सोलर आ रहा है ना वो गुजराती से उद्योगपति है, वही सब लगा रहे हैं, सब वही सब कर रहे हैं सब, हमारा उसमें कोई लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। वो सीधा आप नेट से सोलर के लिए रजिस्ट्रेशन करवाइए, वहीं से वो आपको ले आके लगाएगा, ब्लॉक से कोई लेना देना नहीं है। तो पार्टी के भीतर अत्यधिक अच्छा, विभिन्न राज्यों में संगठन विस्तार करना, ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश होती है। ऐतिहासिक कई सारे तथ्य है, ये तो सही बात है। बीजेपी की सबसे बड़ी कमियां ये है कि ऐतिहासिक तत्वों को तोड़ मरोड़ देते हैं। कि ये कह दोगे ना कि सीता जी के फूफा का नाम रहा था, अभी बना देंगे किसी को फूफा, नहीं तो कहेंगे ना ये करके ये एक किताब लिखे तुलसी बाबा के समकक्ष में, और इस किताब में देखिए लिखा इस लाइन में ये हो गया ना। तो वहीं से लेके पूरे अयोध्या की जमीन ये लोग ले लिए यार, पूरे ट्रस्ट के नाम से। लगभग 6400 एकड़ जमीन जो है बीजेपी के लोगों ने, बीजेपी के सारे अंग, जैसे अब देखिए बीजेपी नहीं, एनडीए नहीं, उसके नीचे वाले जो उसके सामाजिक है ना, जैसे मान के चलिए आप आरएसएस हो गया, उसके सारे कार्यकर्ता, हिंदू विवाह वाहिनी के, एबीवीपी के, और जितने महाकुंभ अखाड़े हैं सब लोगों ने ले रखा है यार। तो आप हम गाना गाइए, होशियारी से रहिए। अभी यहाँ देखिए कितनी जमीनें और घरों को तोड़ा जा रहा है बीजेपी के द्वारा, और मैं यही सोच के मैं हैरान रहता हूँ कि वीडियो वायरल होता है और 1 रुपये में अडानी को एक एकड़ 32 कट्ठा साल के आप दे दिए। बताइए, 1 रुपया आप किराया लेंगे, जिसका है घर गिरा रहे उसी से तुम किराया ले लेते 1 रुपया पर साल के हिसाब से। 1 एकड़ तो नहीं है, तुम 1000 एकड़ मतलब 1000 रुपया साल के तुम अडानी को दे दिए, 50 वर्ष के लिए लीज पे, 100 वर्ष के लिए लीज पे। बताइए, वही घर तुम नहीं गिराते, वही घर तुम नहीं गिराते, कहते कि तुम हमको 1 रुपया के हिसाब से आप दे दीजिए, लेकिन इसके बाद नया अपने मत चलाइए, घर अब ये इसी पीढ़ी तक रहने दीजिएगा। ऐसी सब में बातें होती हैं। तो ये सारी चीजें जो है, मान लीजिए मकान गिरा रहे और अडानी को 1 रुपया में आपने 1000 एकड़ जमीन दे दी, और यहाँ क्या कह रहे हैं, अलीनगर में मैंने एक वीडियो में मैंने बोला भी था, लगभग 7 से पूरे देश में 7.5 से 8 लाख मकानों का बीजेपी ने स्ट्रक्चर गिराया है। और केवल अडानी को मैं बता रहा हूँ, अंबानी की बात छोड़ दीजिए और सारे समूह के बारे में, लगभग 5000 एकड़ जमीन जो है, लगभग 5000 एकड़ जमीन 1 रुपया से 32 रुपया पर साल के हिसाब से इसने किराया पर दे रखा है पूरा जमीन को। अब बताइए आप, तो आप लोग आप सोचे कि जो चकबंदी या गांव की जो सरकारी भूमि है, तो यार जब चकबंदी हुआ तो इन्हीं गांव के लोगों में से वो खलिहान की जमीन कटी होगी, इन्हीं में से बंजर भूमि कटी होगी, इन्हीं में से जो भी भूमि है, तो इन्हीं के में से कोई अगर बनवा लिया है यार, तो उसकी नींव अगर चल गया तो उसको गिरा क्यों रहे हो यार। बड़ी खतरनाक लोग हैं आप लोग। तो खैर चलिए, ये तो ठीक है, लेकिन एक चीज रखिएगा, आप लोग भी तैयार रहिएगा, क्योंकि उस पर अगर आप कोई मंदिर बनाए होंगे या कुछ भी बनाए होंगे, भैया वो बचेगा नहीं। अगर सरकार अगर चेंज हो जाती है तो आपके कुछ भी वहाँ बचेगा नहीं, है ना। चाहे आप वहाँ घर बनाए हो, ऐसे रोगे पीड़ोगे, है ना। ठीक है, जाति आधारित जनगणना, तो लोगों को आवाज उठाना चाहिए। ठीक है, आप वीडियो बनाओ, घर गिर रहा है कम से कम वीडियो शूट कर दो। ठीक है, आप मकान गिरा, लेकिन अडानी को 1 रुपया में दियो, हमसे किराया वसूल लो यार।
हमारी एक पीढ़ी 100 वर्ष रहेगी, फिर वो गिर जाएगा, मकान नया बना लेंगे। तो ये तमाम गिरा रहे हैं और होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। तो सुरक्षा और सीमा पर मजबूत रुख अपनाना और चुनावी बांड जैसे फंडिंग तरीकों पर पारदर्शिता की कमी है। अभी देखिए, गाय कह रहे गाय मत ले जाओ, गाय दौड़ा रहे हैं, पूरे जवार में एक बच्चा, अनेरिया बच्चा दिख रहा है किसी को, सारे सांप कटवा दिए सब बीजेपी RSS के सब मिलकर ट्रकों में भर भर के। और इस पे कोई चीज पे जब टैक्स लगेगा तब ना उसको लोग, महंगा होगा तब ना नहीं खाएंगे। 0% आपने गाय पे जो है कोई परसेंट नहीं, कितना भी गाय बेचो और कुछ करो। तो जब आप गाय आप या जो है उसके पे कम जो पैसे आप लगाएंगे, कम पैसे में मिलेगा तो ज्यादा लोग खाएंगे। तो तुम तो उस पर किए ही नहीं। महिला सशक्तिकरण के लिए लक्षित योजना आ रहा है, सुरक्षा और सीमा पर मजबूत रुख अपनाना और चुनावी बांड जैसे फंडिंग तरीकों पर पारदर्शिता की कमी। आप बताइए, फंडिंग ले रहे हैं, तमाम बॉन्डिंग कर रहे हैं, तमाम, तो ये तो बहुत खतरनाक है ना। आप लोग हमेशा सतर्क। देखिए, एक चीज मैं बता रहा हूँ, मुझ पे ये भी आरोप लगता है कि मतलब आप किसी पे बोल देते हैं। तो भाई देखिए, जो धार्मिक संगठन है ना, चाहे हिंदू के ये जो आप शुक्ला तिवारी हैं, जो अपने को कथित मनुवादी आप लोग कह रहे हैं, वो मनुवादी भी नहीं है। मनुवादी हैं तो वो बनियागिरी के काम क्यों कर रहे हैं? वो पंडिताई ही करें, वो ब्राह्मणगिरी ही करें, हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उन लोगों ने सब कुछ छिका रखा है, मतलब वो मनुस्मृति को भी नहीं मानते। खुद ही अपने क्या है, ड्राइवर है, ड्राइवरी क्यों कर रहे हो भाई? दुकान क्यों खोल रखे हो? मिश्रा ट्रेडर्स, सारे पार्ट्स की दुकानें आप छिका रखे हो, सारे फौज में हो। फौज में क्यों? क्षत्रियों का काम है, जो सिंह है उन्हीं को बस करने दो। सारी दुकानें, गाय क्यों रखे हो घर पे? सारे यादवों का काम है, सब गाय उठा के लेके आओ यादव जी लोग हैं। तो ये लोग बहुत, ये क्या है ना, ये मनुवादी भी नहीं है, ये संविधानवादी भी नहीं है, ये अवसरवादी है। और ये केवल है ना, आप क्यों ड्राइवर क्यों हो ट्रेन के यार? आप पुलिस विभाग में क्यों हो? आप किसी मतलब हर जगह से शोषण ही करोगे, ये शोषणवादी है ना। भाजपा के जो लोग हैं वो मैक्सिमम करके, अधिकतम करके शोषणवादी हैं, है ना। आप छोड़ दो, आप क्यों बाइक आप क्यों चला रहे हो? आप ड्राइवर का काम क्यों कर रहे हो? बाकी लोगों का रोजी रोटी क्यों मार रहे हो? चिकन करो नहीं बिकेगा, तुम कौन होते? चिकन जिनका काम उनके काटने दो, जिसको जो मन करे वो खाएगा। फिर कहते हैं कि मंदिरों का सारा तुम ही लूट रहे हो, सारा वैष्णो धाम मंदिर पे जाइएगा, सारा इन्हीं लोग की दुकानें हैं, सारे दुकान सब छिका रखे हैं लोग। तो इनकी कथनी और कथनी में आप लोग एकजुट रहिए। जो भी जहाँ पे बसपा के लोग ठीक है, बहन जी और उनके में विवाद चल रहा है, लेकिन आप सभी लोग साथी जो है एकजुट रहिए। लेकिन इन बातों को जानिए कि हो क्या रहा है ना, क्योंकि हम आपके वजह से सपा या भाजपा है, लेकिन ये सभी पार्टियां होना भी बहुत जरूरी है। तो कुछ दूर मैं भी कुछ बातें बोलता हूँ तो कुछ दूर जाके हाँ है, कुछ दूर जाने के बाद ना हो जाती है। अगर कोई परमानेंट लगा के देखेगा तो मेरी हर एक बात गलत हो जाएगी, हर एक जगह पे गलत हो जाएगी। तो कोई बातें जो है, जैसे मान लिया अभी घर है तो हमेशा तो यहाँ रह नहीं सकते, कुछ दिन बाद हमको भी कमाना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें हैं। तो पिछड़े और अति पिछड़े समुदाय को साथ लेने की रणनीति बीजेपी बनाती है। दलित और आदिवासी अधिकारों के प्रति उदासीनता के आरोप हमेशा लगते हैं। भारत को विश्व शक्ति बनाने के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करना, राज्यों के संघीय ढांचों को कमजोर करना। अब बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी के लोग क्या कर रहे हैं? देखिए, सीधी बात है, पिछड़े और अति पिछड़े को साथ लाने, पिछड़ों को लाती है लेकिन दलित को नहीं ला रही। दलित और आदि पे क्या कर रहे हैं? अभी क्या कर रहे हैं? अभी बीजेपी का क्या है? देखिए, बीजेपी पिछड़े और अति पिछड़े मतलब ओबीसी को अपने साथ लाती है, लेकिन दलित और उसके नहीं लाती है। क्यों नहीं लाती है? उसके पीछे देखिए, कई हरिजन समाज का घर उलाट रहे हैं, किसी को पकड़ के पीट रहे हैं खूब बढ़िया से, किसी को देखिए वीडियो वायरल और सिर काट दे रहे हैं, किसी का कुछ कर दे रहे हैं। इन लोग का है ना, चाहे ये आपका हो गया, क्यों ये करते हैं? ऐसा क्यों कर रहे हैं? उनका काम है केवल पिछड़े पे, मतलब पिछड़ा और अति पिछड़ा, जो एकदम पिछड़े में भी गरीब है उनको भी टारगेट करते हैं। और इनको क्या करते हैं? अब देखिए, बस क्योंकि इनको पता है बसपा का मूल वोटर जो क्या है वो कटेगा नहीं, और वो है मतलब कौन? दलित और आदिवासी। दलित और आदिवासी जो है बसपा के वोटर है। और सपा के में तो सब है, ईडब्ल्यूएस के भी है, मतलब जनरल भी है, बसपा क्या बोलते हैं, ओबीसी में पिछड़ा, अति पिछड़ा, और SC ST दलित में भी है और माइनॉरिटी में भी है। तब ये क्या करते हैं, एक अभी हरिजन समाज को मैं अभी लिखित में दे रहा हूँ, सारा फर्जी SC ST करके मुकदमा लगा रहे हैं सब।
और सब कमा रहे हैं सब, है ना। उसका जो फंडिंग आ रहा है साल में 1 लाख से 1.5 लाख, हम लोग तो एसपी से भी मिला है ना, फिर भी वो बोला, फिर भी थाना कूद रहा है, ये कूद रहा है, सारा लगा रहा है। और हरजन बस्ती के एक लड़के को लेके अपने भटनी का मामला है, और एक दीक्षित परिवार, दीक्षित है उनका, उन्होंने क्या किया है कि फर्जी मुकदमा लिखवा दिया। तो आप देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब झगड़ा होगा, मान लीजिए एक मध्यस्थीय परिवार से होगा, झगड़ा होगा, या यादवों के खिलाफ लगा रहे, मुसलमानों के खिलाफ SC ST लगा रहे हैं, तो इससे ये क्या होगा, दलित और, देखिए झगड़ा क्या होगा, लगाया भाजपा के आदमी ने, लेकिन झगड़ा होगा दलित और OBC में, तो ये झगड़ा होगा तो सपा का और बसपा का वोट क्या होगा, ध्रुवीकरण होगा। और ये अपना तो बहुत ही चालाक लोग हैं, शातिर लोग हैं, आप लोग पढ़े लिखे हैं, और सब पार्टियां का होना भी जरूरी है। और तो अपने पार्टी के लिए आप लोग काम करिए, अपने लोगों के, भारत को विश्व शक्ति बनाने की दृष्टिकोण ये करते हैं, राज्यों के संगी है। तो ये सारी चीजें जो है, बहन जी के मामला जो है, अभी देखिए आप, इससे एक उदासीनता आ रही, ठीक है बहन जी, ठीक है अगला बेचारे कैसे है, लेकिन बसपा जो है एक लोगों की सोच है, लोगों को, है ना, वो उसको खत्म नहीं होने देना, बसपा पार्टी को बचाना है। आप लोग आवाज उठाइए कि ये जो मामला है रोहिणी वर्सेज चंद्रशेखर रावण वर्सेज अम्बेडकरवादी वर्सेज मान्यवर काशीराम जी, मान्यवर, है ना, बहन कुमारी मायावती जी, ये मामला खत्म हो, सब लोग मिलकर लड़े। लेकिन आप लोग सतर्क रहिए, जुड़े रहिए। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय संविधान।